मोदी सरकार का पहला बजट पेश। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। कॉर्पोरेट टैक्स को अगले 4 साल में 30 से 25% करने की तैयारी। सर्विस टैक्स बढ़ने से खाने पीने की चीजें हुई महंगी। पान मसाला गुटखा के भी बढ़े दाम। सरकार ने सर्विस टैक्स 12.36 से 14% किया। काले धन को लेकर दिखी मोदी सरकार की सख्ती। ब्लैक मनी पर बनेगा नया कानून। नगद ट्रांजैक्शन पर लगेगी रोक। काला धन छुपाने पर मिलेगी 10 साल की सजा। गरीबों का मोदी सरकार ने रखा ध्यान। 4 योजनाओं का किया ऐलान। गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना, दुर्घटना बीमा, पीएम बीमा योजना और जैम की सुविधा। मनरेगा के लिए सरकार ने दिल खोल के दिया रेवेन्यू। 34,699 करोड़ किया आवंटन। 5,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की भी तैयारी। और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश का सरकार ने तहे दिल से किया स्वागत। डिफेंस को 2,46,727 करोड़ देने का किया ऐलान। सैलरी वालों के लिए अच्छी खबर। सस्ता होना चाहिए, वो सस्ता करने हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगता है कि अच्छी चीज है। तो आम बजट 2015-16 अब सामने आ चुका है। सुबह से ही सबकी नजर इस पर थी। उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा, लेकिन जो बजट सामने आया उसमें एक सामंजस्य देखने को मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी कोशिश की कि फर्स्ट यूनिट से लेकर 10th यूनिट तक के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत हो, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात की जाए या निवेशकों के लिए खुले माहौल की बात की जाए। बाजार को पूरी तरीके से बाजार में सामंजस्य बिठाने के लिए जो भी चीजें जरूरी थी, जो प्रावधान जरूरी थे, जितना बजट जरूरी था, तमाम चीजों को इस बजट में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से अब देखा जाएगा इस बजट को? कहा जा रहा था कि मेक इन इंडिया विजन की पूरी पिक्चर इसमें दिखाई देगी। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। हम इसी बजट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपके साथ लावनी जुड़ चुकी हूं और चारों मेहमानों का स्वागत करती हूं। एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी आरपी सिंह जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अवनींद्र ठाकुर जी इस पैनल का हिस्सा है, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आर्थिक मामलों के जानकार संजीव जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को। ये जो बजट आया है, पहले ही कहा जा रहा था जब कल आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया था तो कोशिश सबकी उम्मीद सबकी यही थी कि जो बजट आएगा वो सीधे सीधे एक जो फर्स्ट यूनिट टू 10th यूनिट के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाने की बात कही जा रही थी, उसी को परिलक्षित करेगा। किस तरह से देखते हैं आप आज के बजट को? माननीय अरुण जेटली जी कानूनविद हैं और उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है हमारे देश के जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छी तरह समझते हुए विभिन्न जो हमारे बजट के तहत सेक्टर्स हैं, हमारे उद्योग के और सर्विस सेक्टर्स हो गए या ट्रांसपोर्ट, सभी सेक्टर्स को कंसोलिडेट करते हुए उन्होंने बजट रखा। उन्होंने सेवा कर को बढ़ाया। 12% से 14% सेवा कर करने की वजह से बहुत सारी सेवाएं तो महंगी जरूर हो जाएंगी, लेकिन 1 साल बाद जो जीएसटी लागू करने का प्रावधान है उसको लागू करना आसान हो जाएगा। दूसरी ओर जो फलों इत्यादि सब्जियों को प्रोसेस करके कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात है, उसमें प्रोसेसिंग पे जो सेवा कर लगता था उसको समाप्त कर दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देने की जो प्रक्रिया थी उसमें 43 से बढ़ाकर 125 देशों को जोड़ने की बात करी। इसके अलावा पहले कंपनीज को 100 नए कर्मचारी 1 साल लेने पर टैक्सों में छूट मिलता था, अब उस लिमिट को कम कर दिया, 50 कर दिया। 50 करने की वजह से अब ज़्यादा संख्या में कंपनीज, उद्योग इस प्रावधान का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआई के प्रावधानों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की वजह से कर्मचारियों को सुविधा होगी। ईपीएफ में जो प्रावधान लाएं उसके तहत उनका कहना है कि जो कर्मचारी अपना अंशदान
ईपीएफ में कम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का जो अंशदान होता है, कंट्रीब्यूशन, वो बरकरार रहेगा। मतलब इसका मतलब ये है, जहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉई है उसको बेनिफिट है। हाँ, वो अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकता है। जी जी जी। और ईएसआई में अगर उसको लगता है कि मुझे ईएसआई के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, चलिए मैं राजेश जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सुन लेते हैं। खुश करने का बजट है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन देखिए बढ़ाया गया है वो ये देखो, ये मामूली बातें हैं, हमेशा ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कम करते रहते हैं, उससे कोई नहीं। लेकिन आपके पास जो पैसा आया था ज़्यादा, जैसा कि आपको क्या इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कमी होने की वजह से करोड़ों रुपए मिले थे, और आपको इन्फ्लेशन के वजह से और भी पैसा था, लेकिन आपने वो गरीबों को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आपने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इलेक्शन सामने रखते, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उधर इधर जिधर बोलना था वो इसीलिए किए हैं। और एक विजन डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है। सर, ब्लैक मनी को लेकर भी जो है किस तरीके से आगे ना हो, उसको लेकर कई सारी चीजें। देखिए, ब्लैक मनी का ये तो पहले से चल रहा है। ये प्रणब मुखर्जी साहब भी कोशिश किए, चिदम्बरम साहब भी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्रेडिट ले रहे कि पहले तो 100 दिन में लाने का वायदा किए थे, अब तो 10 महीने गए, अब तो बजट पास होने साल भी चले जाती है। अभी ये पिठाने से क्या बोलते हैं वो, आप जोर जोर से बोलने से पैसे नहीं आते। पैसे लाने के लिए जो कोशिश पहले की गवर्नमेंट भी की, आज हम भी वही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको जोर जोर से बोल रहे हैं। खड़गे जी, जिस तरीके से तो स्वाभाविक है, राजनीति का ये फलसफा है, विपक्षी और विरोधी कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर से इस बजट को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनका कहना था कि कई और ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे। बहरहाल उम्मीद ऐसी ही किसी प्रतिक्रिया की थी। हम एक बार फिर से लौटते हैं अपने पैनल की तरफ। हम जो बजट की जो तस्वीर अब सामने रखी गई है, खासतौर से हम सर्विस टैक्स की बात कर रहे थे। राजेश जी, किस तरीके से उसको और आसान शब्दों में समझा जाए ताकि हमारी जनता ये समझ सके कि कहां पर अब उनकी जेबों पर भारी पड़ेगा कुछ खास चीज और कहां उनकी हल्का पड़ेगा। देखिए, सर्विस टैक्स के दायरे में सामान्यतः सभी तरह की सेवाएं आती हैं जी। आप टिकट बुकिंग कराते हैं, आप किसी प्लम्बर की सेवाएं लेते हैं, किसी मैकेनिक की सेवाएं लेते हैं, और किसी इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं लेते हैं, किसी प्रोफेशनल की सेवाएं लेते हैं। और माफी चाहती हूँ राजेश जी, फिर से आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त शरद यादव जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। क्या ना, जो पूरब है उस तरफ के जो सूबे हैं वो बहुत ही हर तरह से हिंदुस्तान की जो सारे सूबों से जो हालत है उसमें पिछड़े हुए हैं। उसमें तो कोई बहुत बड़ा सिर्फ कह रहे हैं लुक ईस्ट, तो वो अभी तक तो इसमें कोई दम निकली नहीं, और देश कैसे बन जाएगा। इस बजट में खास करके एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सी बातें कही गई, लेकिन वो पहले भी कही जाती थी। असली ये है ना कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से इरिगेशन वाला, उसमें बजट एलोकेशन कितना है, इरिगेशन जो है वो बहुत बड़ा, बड़ा प्रकल्प हो या छोटा हो या कोई हो, तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत कम यहाँ कहा गया है। और एक तरह से जो सोशल स्कीम, तो जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बजट में बिहार के लिए खास प्रावधान है। बिहार में एम्स ऑलरेडी है, लेकिन एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए हरी झंडी भी इस बजट में शामिल की गई है। विरोधी है, ऐसी ही प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। बहरहाल फिर से लौटते हैं अपने पैनल के पास। राजेश जी,
हम सर्विस टैक्स की बात कर रहे थे। सेवा कर के प्रावधानों में जो बढ़ोतरी की गई है, वो बढ़ोतरी आने वाले जो जीएसटी के प्रावधान जो नए वित्त वर्ष यानी 16-17 से लागू करने की वित्त मंत्री महोदय बात कर रहे हैं, उसके साथ एक सुचारू रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए है। और सेवा कर के तहत भारत में करीब 60% सेवाएं कवर होती हैं और जीडीपी में गवर्नमेंट के रेवेन्यू में काफ़ी योगदान है। जीडीपी में करीब 40% का आज की तारीख में सेवा कर क्षेत्र योगदान कर रहा है और रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान है सेवा कर का। तो इसके माध्यम से वित्त मंत्री ने अपने लिए आय के स्रोत इकट्ठा करने की कोशिश भी करी है। राजेश जी यहाँ समझना चाहेंगे कि सेवा कर की जब हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई बातें कही जा रही थी वित्त मंत्री जी की तरफ से, तो ऐसे में क्या जो हॉस्पिटल्स पर लगने वाले सर्विस टैक्स हैं उन पर भी कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो लगातार कहते रहे उन पर भी पड़ेगा। सेवा कर के दायरे में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ निश्चित तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं जो बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी या इस तरह के जो क्षेत्र हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वही लागू होती हैं। आम जो जन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो शरीर को नॉर्मल रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं वो सेवा कर के दायरे से बाहर है। मतलब जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है या जैसे सर्जरी हाँ, है, तो इस वो तरह इसमें आएगी। जो एलीट क्लास के लिए कही जा सकती है, एलीट क्लास सर्विसेज, लाइफस्टाइल सर्विसेज सर्जरी है तो और सेवाएं हैं उनके लिए हैं, तो वहाँ पे तो सेवा कर ठीक है। राजेश जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ जी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि सर्विस टैक्स के दायरे में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर के तमाम वो लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स भी इसमें आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो 2% के टैक्स का इजाफा हुआ है इससे सीधा सीधा बोझ जो है वो आम जनता के ऊपर में ज़्यादा आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो तो आम जनता सबको चाहिए, ऐसा तो नहीं कोई वीवीआईपी को सिर्फ चाहिए। ध्यान देने योग्य है कि सेवा कर में एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन जो 10 लाख रुपए तक के साल में एक इनकम ले रहा है वो सेवा कर के दायरे से बाहर है इस व्यवस्था के। तो उसकी सेवाएं टैक्सेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ तक सामान्य जन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाई इंड सेवाएं जो आप ले रहे हैं, जैसे आप लग्जरी कार मेंटेन कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस कराने जाते हैं या कार मेंटेन कर रहे हैं तो एक इंड आपका थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ जाते हैं। आप टेलीफोन, मोबाइल की सेवाएं ले रहे हैं, उनके बिलों में सेवा कर लगता है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इट विल नॉट इफेक्ट सो मच एज थॉट। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड जो सर्विस डिलीवरी हो रही है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें असर पड़ेगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ उसमें पे असर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। मिश्रा जी, इसमें जो आप इतने दिनों से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप बाज़ार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बजट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि जो आज का जो बजट है उससे जनरल पब्लिक को अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकें कि कितना फ़ायदा है, क्या भारी है, क्या कम है, मतलब एक तरह से मैं आपका एक एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूं कि ये लोग जनरल समझ सकें कि क्या चीज़ रिक्शे वाले, पानी वाले, भाड़े वाले, आम लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आम लोगों में हम अगर सोचें तो पहले बात करें कि जो एंट्री लेवल पे टैक्स पेयर है जी, जो एंट्री लेवल पे टैक्स पेयर है उसको साल में लगभग 2000 से 4000 रुपए के बीच में टैक्स की लायबिलिटी में फायदा होगा। अच्छा। दूसरी ओर एक सामान्य जो परिवार है जहाँ 7 से 8000 रुपया हाउस होल्ड एक्सपेंसेज हैं, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के हैं, वहाँ पे उनके ऊपर 100 से 200 रुपए का महंगाई महीने में 100 से 200 रुपए की महंगाई। टैक्स की बात तो मैंने पूरे साल के लिए की थी और ये 100 से 200, 250 रुपए तक के महंगे होने की संभावनाएं हैं। हाँ, अगर वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के उनके फैमिली में डिमांड है जहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है, जैसे कारें रख रहे हैं या टेलीफोन, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये खर्च उनका 300 से 700 रुपए तक भी बढ़ सकता है। तो यानी एक मान लीजिए कि लगभग 8% के आसपास
व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी आ सकती है। बिल्कुल। और एक और खास बात यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने एक मुद्रा बैंक की बात कही, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कही गई है, जिसके तहत जो अगर छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जो सी ग्रेड की जब हम बात कर रहे थे राजेश जी, शायद उनके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। गवर्नमेंट ने जो मुद्रा बैंक की बात करी, इस तरह की कंसेप्ट हमारी अर्थव्यवस्था में शुरू से चली आ रही है। हाँ, और आपको यूपीएफसी या इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी संस्थाएं पहले भी बनाई गई थी, और आज मुद्रा बैंक भी उसी लाइन पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्थान है ये बनाए इसलिए जाते हैं कि जो नया एंटरप्रेन्योर आता है, जिसके पास आइडिया है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, और लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, तो उसको कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए तो ये ऑर्गेनाइज। एक चीज और थी कि जैसे अपने वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में शुरू में ये कहा, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। उन्होंने फिर दूसरी बात आगे बढ़ के वो ये बोली कि जो हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसको रोजगार के अवसर ज़्यादा देना। तो क्या आपको ये लगता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारा एक शिफ्ट हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम धीरे धीरे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बढ़ावा आएगा तो क्या ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सब बातें हुई, या किस तरफ आपको आपके नज़र में यह बजट लगता है? इस बजट में कृषि जो हमारे देश का एक मुख्य उद्योग है, जिसमें लगभग 60% आबादी हमारी इन्वॉल्व है, वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आबादी इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट का पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का है पूरे साल में, सब मिला के। हाँ, फसलें मिला के, सारी फसलों के साइकिल मिला के। तो जो वित्त मंत्री का प्रयास है वहाँ पे धन पहुँचाने का, तो जो हमारे फार्मर्स हैं या जो उस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, वो लोग रेगुलर क्रॉप्स के उत्पादन के अलावा कैश क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कपास है, इस तरह की चीज़ें, उसमें भी जा सकते हैं। दूसरे जो ये फार्मास्यूटिकल में यूज़ होने वाले हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जैसे एलोवेरा वगैरह, उनमें भी जाएंगे। तो उनके लिए उनको ऋण अगर मिल जाता है तो वो उनका नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जी। तो वहाँ पे कि उन्होंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात भी कर डाली है। हाँ। उसमें उन्होंने जो प्रोसेस में सर्विस टैक्स हटाया है उसका भी योगदान आएगा जी जी। ये कंपोजिट वे में देखना होगा, ये कोई एक दूसरे कंपोजिट वे में, कंपोजिट माइक्रो फाइनेंस में जो एग्रो में वो पैसा लगाएंगे तो उसके लिए ह्यूमन पर्सन भी तो चाहिए जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होना चाहिए। सिमिलरली इंडस्ट्री में अगर आप प्रोसीजर राशनलाइज करते हैं इंडस्ट्री में, अब प्रत्येक उद्योगपति को मान लीजिए वो 30 आदमी एम्प्लॉय करता है रेगुलर वे में, वो कहेगा नहीं अगर हम 50 करते हैं तो हमको ये छूट मिलेगी, तो ही विल गो फॉर दैट, उनको एक इंसेंटिव मिलेगा जी। उसमें एक सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या ये पॉलिसी, क्योंकि जब तक 100 का नंबर था तो 100 नए लोगों को लाना अपने आप में एक डिटरेंट था, ये 50 लोगों को लेके आके क्या ये पॉलिसी स्पेशली जो आपके फैक्ट्री यूनिट्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर की पॉलिसी को प्रमोट ज़्यादा नहीं करेगा? क्योंकि एक टेम्पटेशन रहेगा, क्योंकि आप अगर स्किल्ड मैन पावर लेकर आए या सेमी स्किल्ड मैन पावर है तो आपके पास एक टेम्पटेशन रहेगा कि मैं 50 नए लोगों को लाऊं तो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिले। देखिए यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि 97-98 के आसपास बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रावधान इंडस्ट्री में लागू किया गया इस सरकार के द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पॉलिसी थी वो हायर एंड फायर की थी, ये हायर एंड फायर की पॉलिसी को बढ़ोतरी देगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बिजनेस को बढ़ावा देगा, मतलब उन लोगों को बढ़ावा देगा जो मोर सुटेबल फॉर द जॉब है। हायर एंड फायर की अगर हम एक बहुत सिंपल डेफिनेशन निकालें, लेकिन बिजनेस हमारी वो चीज़, हाँ बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, एक जो इसमें अहम बात छुपी हुई है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए दिक्कत हो, जो एम्प्लॉई है उसके दिमाग में सर्वदा इस बात की अनिश्चितता बनी रहती है कि हम जॉब में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये अनिश्चितता
एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्ट्रेस में ले जाती है, डिप्रेशन में ले जाती है। और ये एक आखिरी कमेंट जरूर चाहेंगे राजेश जी आपसे। कई जगहों पे अगर देखा गया, जो जब अंतरिम बजट आया था तो कुछ योजनाएं शुरुआत की गई थी। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी गंगा स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे योजना की। उस टाइम पर जब पहले अंतरिम बजट आया था 100 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किए गए थे। आज भी आपने देखा बजट में कि उस कुछ अमाउंट सैंक्शन किया गया है, लेकिन सवाल अब यही खड़ा होगा कि जब प्रीवियस बजट ही नहीं प्रॉपरली उस काम को पूरा कर पाया है तो नया जो अलॉटमेंट किया गया है किस तरीके से इसे लिया जाए? काम पहले पूरा नहीं हुआ, दोबारा फिर उसके लिए बजट सैंक्शन कर देना, क्या ये सही लग रहा है? ये तो देखिए, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते बजट में आकलन के आधार पे, क्योंकि ये सरकार की योजनाएं हैं, कहाँ पे कैसे वो काम करेंगे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान में और कैसे गंगा नमामि गंगे में। लेकिन इसमें जो प्रावधान किए गए हैं इनके लिए सोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए, पैसा मोबिलाइज करने के लिए कि इन परियोजनाओं को चलाया जा सके ठीक से। एक जो कारपोरेट सेक्टर को इन्होंने छूट दिया है इन दोनों परियोजनाओं में कंट्रीब्यूट करने के लिए, बियॉन्ड CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए, चूंकि उसकी एक लिमिटेशन है, प्रॉफिट का 2% ही CSR में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था की गई, इसकी वजह से फंड मुहैया हो पाएगा इन परियोजनाओं के लिए सरकार को। चलिए, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक जैसे कह रहे हैं कि कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है, एक कंपाइल करने की कोशिश की गई है हर एक सेगमेंट को। और मोदी सरकार का ये पहला बजट है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, पंख देने की कोशिश की गई है, लेकिन आगाज़ ऐसा है, अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मेहमान मेरे सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ आम बजट 2015-16 पर दिन भर एनालिटिक व्यू आपके लिए पेश करता रहेगा। हम एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आम बजट 2015-16 से जुड़ी ही कुछ और रोचक और खास पहलुओं पर जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद। ये सस्ता होना चाहिए, वो सस्ता, अब लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगता है कि अच्छी चीज है।